अचानक दिल्ली में जब उस हवाई दुर्घटना के बारे में सुना तो एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ। मैं तो बड़ी बेसब्री से कमला की प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक यह हादसा हो गया। कमला शादी के बाद पहली बार दिल्ली अपने माता पिता के पास आ रही थी। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के कुछ महीने बाद ही वो अपने पति के पास मॉन्ट्रियल चली गई थी। इसी बीच उसकी गोद में एक बेटी भी आ गई थी। दिल्ली में उसका मायका हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं पिछले 8 महीने से अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली में ही थी। मेरे पति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में अतिथि प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। कमला से मिले काफी दिन हो गए थे। मैं मॉन्ट्रियल की सब खोजखबर कमला से जानने के लिए उसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। कमला के पिता के घर हम अफसोस जाहिर करने गए। उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का बुरा हाल था। वे तो उसे पति के घर जाने के बाद एक बार देख भी नहीं पाए थे और अब क्या से क्या हो गया था। कमला के पति राकेश को एयरलाइंस ने दुर्घटना स्थल तक जाने की सब सुविधाएं प्रदान की थीं। वो चाहता तो उस कंपनी के खर्चे पर भारत आकर पत्नी और बेटी का दाह संस्कार कर सकता था, पर वो नहीं आया। राकेश ने जब कमला के पिता को फोन किया तब हम उनके घर पर ही थे। बेचारे राकेश से आग्रह करके हार गए, पर वो दिल्ली आने को राजी नहीं हुआ। खैर, वो करते भी क्या, जमाई पर किसका हक होता है, और अब तो उनकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही थी तो फिर वो उसको किस अधिकार से दिल्ली आने के लिए बाध्य करते। एयरलाइंस के अधिकारी दुर्घटना में मरे यात्रियों के निकट संबंधियों से मुआवजे के बारे में बातचीत कर रहे थे। यह विषय कितना दुखद हो सकता है, इसका अनुमान तो वही लगा सकते हैं जो कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हों। कैसे किसी विधवा स्त्री को समझाया जाए कि उसके पति की मृत्यु का मुआवजा चंद $1000 ही है। कैसे किसी पति को सांत्वना दे कि उसकी पत्नी का मुआवजा इसलिए कम होगा क्योंकि वह अपने पति पर निर्भर थी। जो इंसान हमें प्राणों से भी प्यारे लगते हैं, उनके जीवन का मूल्य एयरलाइंस कुछ $1000 ही लगाती है। राकेश से जब एयरलाइंस के अधिकारियों ने उसकी पत्नी और बच्ची की मृत्यु पर मुआवजे की बातचीत की तो वो क्रोध और दुख से कांप उठा। उसने साफ साफ कह दिया कि इस दुर्घटना के लिए हवाई जहाज का पायलट जिम्मेदार था। वो अपनी बच्ची और पत्नी की मृत्यु के लिए मुआवजे की एक कौड़ी भी नहीं चाहता, परंतु वो एयरलाइंस पर मुकदमा चलाएगा, चाहे उसे इसके लिए भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। वो कचहरी में कंपनी को हवाई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा कर ही रहेगा। एयरलाइंस के अधिकारी राकेश को धीरज बंधाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वास्तव में राकेश कानून का सहारा लेगा तो मुकदमा जीत जाने पर कंपनी की कहीं अधिक हानि हो सकती थी। कंपनी के अधिकारी उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, पर उसने मुआवजे के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए। शेष जितने भी यात्रियों की मृत्यु हुई थी, लगभग हर किसी के परिवार के सदस्यों ने मुआवजे के फॉर्म भर दिए थे। शायद राकेश ही ऐसा था जो बिना फॉर्म भरे मॉन्ट्रियल वापस आ गया था। एयरलाइंस के मॉन्ट्रियल कार्यालय के अधिकारियों को राकेश को राजी करने का काम सौंप दिया गया था। राकेश और कमला से हमारी मुलाकात कुछ वर्ष पहले हुई थी। कमला तो काफी खुश मिजाज थी, पर राकेश हमें अधिक मिलनसार नहीं लगा। वैसे तो उसे कनाडा में रहते हुए कई साल हो गए थे और मॉन्ट्रियल में भी वो पिछले 7 सालों से था, पर उसकी यहाँ पर इक्का दुक्का लोगों से ही मित्रता थी। एक बार बाजार में कमला मिल गई। मैंने जब उससे कहा कि मेरे घर चलो तो वो आनाकानी करने लगी। खैर, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह आग्रह करके उसे अपने घर ले आई। बातों ही बातों में पता चला कि बचपन में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा जब कमला ने बताया कि वो जब से भारत से आई है, किसी भी भारतीय के घर नहीं गई है और न ही उसने कभी किसी को अपने घर बुलाया है। मैंने जब उनको अपने घर खाने का निमंत्रण दिया तो वो आनाकानी करने लगी। कहने लगी, पता नहीं राकेश जी शाम को खाली भी होंगे या नहीं। मैंने जिद की तो वो मान गई, परंतु यह कहकर कि अगर नहीं आ सके तो हम बुरा नहीं माने। उसकी बातों से लगा कि जैसे बेचारी पति की आदतों से परेशान है। पति अगर मिलनसार न हो तो पत्नी तो बेचारी बस जीवन भर घुट घुट कर ही मर जाए। शाम को पति पत्नी हमारे घर खाने पर आए। कमला तो बहुत खुश थी।
मेरे साथ रसोई में हाथ बंटा रही थी, परंतु राकेश कुछ खिंचा सा था। हमें ऐसा लगा कि वो कनाडा में अपने आप को किसी विदेशी सा ही समझता है। कमला और राकेश के यहाँ हमारा कभी कभार आना जाना होने लगा। हम तो उन दोनों को पार्टियों में ही बुलाते थे, पर वे हमें बस अकेले ही सपरिवार आमंत्रित करते थे। हमारे घर की पार्टियों में उनकी मुलाकात हमारे बहुत से मित्रों से होती थी। उनमें से कुछ ने तो कमला और राकेश को खाने पर भी बुलाया था, पर वे नहीं गए। कोई बहाना बनाकर टाल गए थे। जब उनकी बच्ची पैदा हुई तो उसके लिए हमारे अलावा शायद ही किसी और ने उपहार दिया हो। हम भी बस एक ही बार जा पाए थे। दिल्ली से जब हम मॉन्ट्रियल वापस आ रहे थे, सारे रास्ते मन उखड़ा सा था। इतने महीने दिल्ली में बिताने के बाद घर वालों से बिछुड़ने का दुख भी था। दिल के एक कोने में अपने घर जल्दी पहुंचने की इच्छा भी थी। कमला और उसकी बच्ची रीता का ख्याल भी रह कर दिल में उठ रहा था। बेचारा राकेश किस तरह कमला और रीता के बिना जीवन बिता रहा होगा। बच्चे तो रीता से कितना हिलमिल गए थे। उनको तो वो गुड़िया सी लगती थी। मॉन्ट्रियल पहुंचने के अगले दिन हम दोनों राकेश से मिलने गए। मैंने कमला के पिता का दिया हुआ पत्र राकेश को दे दिया। राकेश काफी उदास दिखाई दे रहा था। वो बेचारा बहुत कम लोगों को जानता था। थोड़े से लोग ही उसके घर पर अफसोस करने आए थे। वो गंभीर स्वर में बोला, हर समय कमला और रीता की याद सताती रहती है। कुछ दिल बहलेगा, इसलिए 1-2 दिन में वापस काम पर जाने की सोच रहा हूँ। राकेश के पास हम कुछ देर बैठकर लौट आए। 2-4 दिन में हमारे सब मित्रों को मालूम हो गया कि हम वापस आ गए हैं। फिर क्या था, फोन पर फोन आने लगे। मेरी लगभग सभी सहेलियां मुझसे मिलने आईं। वे सब इस बात से परेशान थीं कि कनाडा के डाक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पत्र आदि आने भी बंद हो गए हैं। एक शाम दीपक हमारे घर आए। उन्हें अकेले देखकर मैंने शिकायत के लहजे में कहा, क्यों भाई साहब, अकेले ही आ गए? भाभी जी को भी साथ ले आते। मैं तो राकेश के घर जा रहा था। सोचा, आप लोगों से मिलता जाऊं और दिल्ली की मिठाई भी खाता जाऊं। तुम्हारी भाभी तो मुझे मिठाई को हाथ भी नहीं लगाने देंगी। मैं भी बस आपको थोड़ी सी मिठाई चखाऊंगी। मुझे भाभी जी से डांट नहीं खानी है। मैं रसोई में चाय बनाने चली गई। दीपक मेरे पति से बोले, साहब, डाक कर्मचारियों की हड़ताल ने परेशान कर रखा है। देखिए, यह चेक देने मुझे राकेश के पास खुद ही जाना पड़ रहा है। किस तरह का चेक है, भाई साहब? मैं रसोई में चाय और कुछ मिठाई ट्रे में रख कर ले आई और चाय परोसने लगी। राकेश ने कमला के भारत जाते समय उसका हवाई अड्डे पर $2 लाख का बीमा करा लिया था। यह चेक उसी बीमे का भुगतान है। कभी हाथ पर रखा है $2 लाख का चेक। दीपक ने मुस्कुराते हुए कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला। लगभग आधा घंटा बैठकर दीपक केश को चेक देने चले गए। उस शाम हम दोनों पति पत्नी यही सोचते रहे कि राकेश $2 लाख का क्या करेगा। हमारे जान पहचान वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जो पत्नी का हवाई यात्रा करते समय बीमा कराता हो। पुरुष तो फिर भी करा लेते हैं, पर पत्नी के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। खैर, यह तो राकेश और कमला की अपनी इच्छा रही होगी। यह भी तो हो सकता है कि मजाक के लिए ही उन दोनों ने ऐसा किया हो, पर राकेश हंसी मजाक के लिए तो कुछ भी नहीं करता। हम मॉन्ट्रियल में अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। सोमवार से शुक्रवार तक काम और बच्चों का स्कूल, शनिवार को खरीदारी और पार्टियां तथा रविवार को बस आराम या कभी-कभी किसी परिचित के घर चले जाते। राकेश से कभी-कभी फोन पर मेरे पति बात कर लेते थे। हालांकि उसकी चर्चा पार्टियों में कभी-कभी ही होती थी। हमारे मित्र हमसे ही उसके बारे में पूछते थे। लगता था जैसे वो बाकी सब लोगों के लिए एक अजनबी सा ही हो। एक बार दीपक बातों ही बातों में कह गए थे, राकेश अपनी बीवी और बच्ची के लिए एयरलाइन से मुआवजे के रूप में बहुत बड़ी रकम की मांग कर रहा है और जिद पर अड़ा है। अब तो उसके पास $2 लाख की नकद रकम भी है। एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमा न कर दे। वैसे कंपनी इस मामले को कचहरी तक पहुंचने नहीं देना चाहती और समझौता करने की कोशिश कर रही है। राकेश शायद हवाई दुर्घटना से पीड़ित अन्य लोगों की तुलना में कई गुना मुआवजा हवाई कंपनी से हासिल करने में सफल हो जाएगा। जैसा कि होता है, हम भी कमला और रीता को भूल सा गए थे।
राकेश तो कभी हम लोगों के करीब आ ही नहीं पाया था। हमने एक दो बार उसे अपने घर बुलाया भी, परंतु वो नहीं आया। हम उससे मिलने उसके घर भी गए, पर अधिक बातें न हो सकीं। डाक विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल काफी दिन चली। जब हड़ताल समाप्त हुई तो हमें बहुत खुशी हुई। हड़ताल खत्म होते ही डाकघरों में प्रश्नवाचक चिन्ह पड़े पुराने पत्र, टेलीफोन और बिजली आदि के बिल आने चालू हो गए। एक दिन दिल्ली से हमारे मॉन्ट्रियल पहुंचने के पश्चात पहला पत्र आया। लिफाफा भारी लग रहा था। उसमें अम्मा का काफी लंबा पत्र था। एक और लिफाफा भी था, जिसे कनाडा से ही मेरे नाम भेजा गया था। हमारे दिल्ली से चले आने के बाद वहां पहुंचा होगा, इसलिए अम्मा ने हमें भेज दिया। मैंने जब लिफाफा खोला तो आश्चर्यचकित रह गई। पत्र कमला का था। मेरा मन उदास हो गया क्योंकि कमला अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं पत्र पढ़ने लगी। प्रिय रत्ना दीदी, आपका पत्र मिला। मेरा कुछ ऐसा कार्यक्रम बन गया है कि जब आप मॉन्ट्रियल वापस आएंगी, तब मैं दिल्ली से कानपुर पहुंच चुकी होऊंगी। मेरी माताजी से आपको मेरे दिल्ली पहुंचने की तारीख का पता चल ही गया होगा। शायद आपको यह नहीं पता कि मैं जिद करके दिल्ली पहुंचने के एक दिन बाद ही कानपुर अपनी बड़ी बहन के पास चली जाऊंगी। इसका कारण यह है कि आप मुझसे मिलने अवश्य मेरी माताजी के घर आएंगी, पर मैं आपसे मिलने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। अब हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगी क्योंकि मैं अब मॉन्ट्रियल कभी नहीं लौटूंगी। मेरे इस निर्णय का राकेश को भी पता नहीं है। हाँ, इसका 100% उत्तरदायी वही है। हमारी शादी हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं, पर उसने शायद ही कभी पति का प्यार मुझे दिया हो। राकेश ने मुझे घर की नौकरानी से अधिक कभी कुछ नहीं समझा। शादी के इतने वर्ष बीत जाने पर भी उसने कभी मेरे लिए कोई साड़ी, गहना या छोटा सा उपहार भी नहीं खरीदा। मेरी बात को छोड़िए, रीता को भी उसने कभी प्यार से चूमा तक नहीं, गोद में खिलाना तो दूर की बात है। आपने देखा ही होगा कि राकेश कितना नीरस व्यक्ति है, परंतु वास्तव में वो बहुत खुशमिजाज है, और उसकी यह खुशी बस अपनी महिला मित्रों तक ही सीमित है। उसने अपने जीवन के इस रूप से मुझे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह अनजान ही रखा। खुद ऐश करने के लिए उसके पास पैसे हैं, परंतु अपनी बेटी के लिए ढंग का फ्रॉक खरीदने के लिए पैसे की कमी है। वो हमेशा मुझे इतने कम पैसे देता है कि घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। मैं कभी राकेश को पकड़ तो नहीं पाई, परंतु जानती हूँ कि कई लड़कियों के साथ उसका संपर्क है। मुझे प्रमाण तो नहीं मिल पाया, पर एक पत्नी को ऐसी बातें तो मालूम हो ही जाती हैं। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर हर बार उससे मार ही खाई। मेरे भारत जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट के पैसे खर्च करने के लिए कभी वो राजी नहीं हुआ। इस बार जब पिताजी ने टिकट भेज दिया तो मैं दिल्ली आ पा रही हूँ। प्रत्येक लड़की के माता पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा वर खोजने की कोशिश करते हैं। मेरे माता पिता ने भी इतना दहेज दिया था कि राकेश के घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे दहेज की सारी चीजों और नकद रुपयों से उन्होंने थोड़े दिनों बाद ही राकेश की छोटी बहन की शादी कर दी थी। राकेश ने अपने घर वालों के दबाव में आकर मुझसे शादी की थी। उसे मैं कभी भी अपने लायक नहीं लगी, क्योंकि मैं एक सीधी सादी आकर्षण रहित महिला हूँ। मुझे कहीं अपने साथ ले जाने में भी उसे आपत्ति होती थी। बेचारी रीता भी रंगरूप में मुझ पर गई है, इसी कारण उसे कभी राकेश से पिता का प्यार नहीं मिला। मैं तो शायद किसी भी साधारण व्यक्ति को पति के रूप में पाकर प्रसन्न रहती। कम से कम मेरे जीवन में हीन भावना तो न घर कर पाती। राकेश मेरे लिए उपयुक्त वर भी न था। उसने मुझसे शादी खूब सारा दहेज पाने के लिए की थी। वो उसे मिल गया। उसके बाद उसके जीवन में मेरा कोई महत्व न था। शारीरिक आवश्यकताएं तो वो घर के बाहर पूरी कर ही लेता था। मैं तो बस रीता के लिए ही उसके साथ विवाहित जीवन की परिधि में असहाय की तरह जीवन बिताने का प्रयास कर रही थी। अब मैंने निश्चय यह कर लिया है कि जब विवाहित होकर भी अविवाहिता का ही जीवन बिताना है तो क्यों न अपने माता पिता के पास ही रहूं। कम से कम उनका प्यार और सहयोग तो मुझे मिलेगा ही। मुझे मालूम है मेरे माता पिता मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, पर जब मैं उन्हें अपनी पीठ पर उभरे राकेश की मार के काले निशान दिखाऊंगी तो वे शायद कुछ न कहेंगे। मेरे जीवन के पिछले 5 साल कैसे बीते हैं, यह मेरा दिल ही जानता है,
पर उन दिनों आपने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया, उसने मुझे मानसिक संतुलन खो देने से बचा लिया। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। आपकी कमला। कमला का पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। राकेश का जो रूप कमला के पत्र से प्रकट हुआ, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मॉन्ट्रियल आने के बाद राकेश से हम 2-3 बार मिले थे। हमेशा ऐसा ही लगा जैसे उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। यह सब क्या उसका दिखावा था, ताकि वो एयरलाइन से अधिक मुआवजा वसूल कर सके। $2 लाख तो उसकी जेब में आ ही चुके थे। अभी पता नहीं उसे मुआवजे के रूप में और कितने मिलेंगे। कितना दुख भरा जीवन था कमला और उसकी बच्ची का। जब तक जीवित रहीं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहीं, क्योंकि राकेश आमदनी का अधिक भाग अपनी ऐशी पर खर्च कर देता था। मृत्यु के बाद भी दोनों राकेश के लिए आशातीत मुआवजे की रकम का प्रबंध कर गईं। कह नहीं सकती कि राकेश एकांत के क्षणों में कमला और रीता की मृत्यु पर दुखी होता है अथवा प्रसन्न। उसका निजी जीवन पहले की तरह चल रहा है या कमला के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाने के कारण वो और भी अधिक ऐशोआराम में डूब गया है। वैसे राकेश जैसे व्यक्ति के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती। कमला और उसकी बेटी तो शायद राकेश का अतीत बन गई होंगी, पर उन दोनों की स्मृति मेरे मन से कभी नहीं जाएगी। राकेश को तो मुआवजा मिल ही जाएगा, पर वो जीवन भर कमला का कर्जदार रहेगा। उसे कमला के जीवन के दुख भरे वर्षों का मुआवजा कभी न कभी किसी न किसी रूप में तो चुकाना ही पड़ेगा।